एक, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला गया, जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। 2, छठी शताब्दी ई पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। 3, इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वजिज, अवंती आदि प्रमुख थे। 4, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। 5, चंद्रगुप्त मौर्य और यवनस का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य। 6, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। 7, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी। 8, मेगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख, जिनके कार्य नौसेना का, यातायात और खान पान का, पैदल सैनिकों का, अश्वारोहियों का, रथारोहियों का तथा हाथियों का संचालन। 9, चौथी शताब्दी ई में गुप्त साम्राज्य का उदय, सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल से माना जाता है। 10, दक्षिण के राजा और सरदार चोलचेर और पांडे जैसे समृद्ध और स्थायी राज्यों का उदय। 11, छठी शताब्दी ई पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग। 12, छठी शताब्दी पूर्व से छठी शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। 13, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना। 14, द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि। 15, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ, श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियां संभवत पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। 16, छठी शताब्दी पू से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला। अरब सागर से अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक। 17, गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। 18, अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत, अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त। 19, अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं, अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ न निकाल प्रक्रियाओं व रोजमर्रा की जिंदगी के पाना, भाषा समझ न आना, दैनिक सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में न मिलना। 20, प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। 21, कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी धारण की, संभवतः वे चीन के शासकों से प्रेरित थे, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। 22, कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियां हैं। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले। प्रश्न 1, अभिलेख किसे कहते हैं? उत्तर, संकेत पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे लेख। प्रश्न 2, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? उत्तर, संकेत ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में सक्षम। प्रश्न 3, संगम ग्रंथ क्या है? उत्तर, तमिल भाषा का ग्रंथ। प्रश्न 4, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में मिलते हैं? उत्तर, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 5, आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संकेत प्रतीक चिन्हों को आहत करके बनाया जाता। प्रश्न 6, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? उत्तर, संकेत पाली, प्राकृत। प्रश्न 7, श्रेणी क्या थी? इसका क्या कार्य था? उत्तर, संकेत व्यापारियों का संघ, कच्चा माल खरीदना, सामान तैयार कर बाजार में बेचना। प्रश्न 8, अशोक के सिंह शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? उत्तर, संकेत भारत सरकार के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया जाना। प्रश्न 9, अग्रहार का क्या अर्थ है? उत्तर, संकेत ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूभाग। प्रश्न 10, कनिष्क कौन था? उत्तर, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं? उत्तर, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों का उदय 6ठी सदी ई.पू.0 में हुआ। इनके शिल्प उत्पाद निम्नलिखित प्रकार से थे। इस काल में मिट्टी के उत्तम श्रेणी के कटोरे व थालियां बनाई जाती थीं।
इन बर्तनों पर चिकनी क्ली चढ़ी होती थी। इन्हें उत्तरी काले पॉलिश मृत भांड NBPW के नाम से जाना जाता है। नगरों में लोहे के उपकरण, सोने चांदी के गहने, लोहे के हथियार, बर्तन, कांसे व तांबे के, हाथी दांत का सामान, शीशे, शुद्ध व पकी मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थीं। भूमि अनुदान पत्रों से जानकारी मिलती है कि नगरों में वस्त्र बनाने का कार्य, बढ़ई का कार्य, आभूषण बनाने का कार्य, मृत भांड बनाने का कार्य, लोहे के औजार उपकरण बनाने का कार्य होता था। हड़प्पा के नगरों से तुलना। हड़प्पा के शिल्प उत्पादों तथा आरंभिक ऐतिहासिक नगरों के शिल्प उत्पादों में काफी भिन्नता पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर बनाना तथा बांट बनाना सम्मिलित थे। परंतु हड़प्पा के लोग लोहे के उपकरण नहीं बनाते थे। उनके उपकरण पत्थर, कांसे व तांबे के थे। दूसरी ओर प्रारंभिक नगरों के लोग बड़ी मात्रा में लोहे के औजार, उपकरण और वस्तुएं बनाते थे। प्रश्न 2, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 6ठी सदी ई.पू. के बौद्ध और जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें इन राज्यों के नामों का उल्लेख मिलता है। विशिष्ट अभिलक्षण। इन महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित प्रकार से हैं। अधिकांश जनपदों में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी जिसमें राजा सर्वोच्च व वंशानुगत था, लेकिन निरंकुश नहीं था। मंत्रिपरिषद अयोग्य राजा को पद से हटा दिया करती थी। कुछ महाजनपदों में गणतंत्रीय व्यवस्था थी। इन्हें गण या संघ कहते थे। गणराज्यों का मुखिया गणमुख्य कहलाता था। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे। ये राजन, राजा कहलाते थे। वह अपनी परिषद के सहयोग से राज्य करता था। वस्तुत इन गणराज्यों में कुछ लोगों के समूह का शासन होता था। प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी थी जिसकी किलेबंदी की जाती थी। इस काल में रचित धर्मशास्त्रों में शासक तथा लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है। इन शास्त्रों में राजा को यह सलाह दी गई कि वह कृषकों, व्यापारियों और दस्तकारों से कर प्राप्त करे। पड़ोसी राज्य पर हमला कर धन लूटना या प्राप्त करना वैध उपाय बताया गया। धीरे धीरे इनमें से कई राज्यों ने स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र का गठन कर लिया था, परंतु कुछ राज्य अभी भी अस्थायी सेना पर निर्भर थे। प्रश्न 3, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं? उत्तर, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने में इतिहासकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामान्य लोगों ने अपने विचारों और अनुभवों के संबंध में शायद ही कोई वृत्तांत छोड़ा हो। फिर भी इतिहासकार सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतिहास निर्माण में इन लोगों के द्वारा ही अहम भूमिका निभाई गई। इस कार्य को पूरा करने के लिए इतिहास विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं। विभिन्न स्थानों पर खुदाई से अनाज के दाने तथा जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, जिससे यह पता चलता है कि वे किन फसलों से परिचित थे तथा किन पशुओं का पालन करते थे। भवनों और मृत भांडों से उनके घरेलू जीवन का पता चलता है। अभिलेखों से शिल्प उत्पादों का पता चलता है। भूमि अनुदान पत्रों से भी ग्रामीण जीवन की झांकी का पता चलता है। इनमें ग्राम के उत्पादन तथा ग्राम के वर्गों की जानकारी मिलती है। कुछ साहित्य भी सामान्य लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए जातक कथाओं और पंचतंत्र की कहानियों से इस प्रकार के संदर्भ निकाले जाते हैं। विभिन्न ग्रंथों में नगरों में रहने वाले सर्वसाधारण लोगों का पता चलता है। इन लोगों में धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, छोटे व्यापारी आदि होते थे। प्रश्न 4, पांड्य सरदार। श्रुत 3 को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन गांव श्रुत 8 की वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती हैं? उत्तर, पांड्य सरदार को भेंट की गई वस्तुओं की जानकारी हमें शिल्पाधिकारम में दिए वर्णन से प्राप्त होती है तथा दंगुन गांव वह गांव है जिसे प्रभावती गुप्त ने एक भिक्षु को भूमि अनुदान में दिया था। इस अनुदान पत्र से हमें गांव में पैदा होने वाली वस्तुओं की जानकारी मिलती है। पांड्य सरदार को प्राप्त वस्तुओं व दंगुन गांव की वस्तुओं की सूची निम्नलिखित प्रकार से है। पहाड़ी लोग वाणिज्य के राजा के लिए हाथी दांत, शहद, चंदन, सिंदूर के गोले, काजल, हल्दी, इलायची, काली मिर्च, कंद का आटा वगैरह भेंट लाए। उन्होंने राजा को बड़े नारियल, आम, दवाई में काम आने वाली हरी पत्तियों की मालाएं, तरह तरह के फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी के गुच्छे, पके केलों के गुच्छे, जानवरों व पक्षियों के बच्चे आदि का अर्पण किया। दंगुन गांव की वस्तुओं में घास, जानवरों की खाल, कोयला, मदिरा, नमक, खनिज पदार्थ, खंडेर वृक्ष के उत्पाद,
फूल, दूध आदि सम्मिलित थे। समानताएं, दोनों सूचियों की वस्तुओं में बहुत कम समानता है। दोनों सूचियों में मात्र फूल का नाम पाया गया है। ऐसा लगता है कि पांड्य राजा भी उपहार मिलने के बाद जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। असमानताएं, इन दोनों सूचियों में अधिकतर असमानताएं ही दिखाई देती हैं। वस्तुएं प्राप्त करने के तरीकों में भी बहुत असमानताएं दिखती हैं। एक और जहां पांड्य सरदार को लोग खुशी से नाच गाकर वस्तुएं भेंट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दंगुन गांव के लोगों को दान प्राप्तकर्ता को ये वस्तुएं देनी ही पड़ती थीं। अनुदान पत्र से स्पष्ट है कि ऐसे करने के लिए वे बाध्य थे। प्रश्न 5, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। उत्तर, अभिलेखों के अध्ययनकर्ता तथा विश्लेषणकर्ता को अभिलेख शास्त्री कहते हैं। अपने कार्य के संपादन में अभिलेख शास्त्रियों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभिलेख शास्त्रियों को कभी कभी तकनीकी सीमा का सामना करना पड़ता है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना कठिन होता है। कभी कभी अभिलेखों के कुछ भाग नष्ट हो जाते हैं। इससे अक्षर लोप हो जाते हैं, जिस कारण शब्दों वाक्यों का अर्थ समझ पाना कठिन हो जाता है। कई अभिलेख विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं, इससे भी हम वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। एक सीमा यह भी रहती है कि अभिलेखों में उनके उत्कीर्ण करवाने वाले के विचारों को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाता है। तत्कालीन सामान्य विचारों से इनका संबंध नहीं होता। फलत कई बार ये जनसामान्य के विचारों और कार्यकलापों पर प्रकाश नहीं डाल पाते। स्पष्ट है कि सभी अभिलेख राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी प्रदान नहीं कर पाते। अनेक अभिलेखों का अस्तित्व नष्ट हो गया है या अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अब तक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे कुल अभिलेखों का एक अंश हैं। अभिलेख शास्त्रियों को अनेक सूचनाएं अभिलेखों पर नहीं मिल पाती। विशेष तौर पर जन सामान्य से जुड़ी गतिविधियों पर अभिलेखों में बहुत कम या नहीं के बराबर लिखा गया है। अभिलेखों में सदा उन्हीं के विचारों को व्यक्त किया जाता है जो उन्हें उत्कीर्ण करवाते हैं। ऐसे में अभिलेख शास्त्री को अत्यंत सावधानी तथा आलोचनात्मक अध्ययन से इनकी सूचनाओं को परखना जरूरी होता है।